तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान की दरिंदगी पर पहली बार बोले हैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना के बाद पाकिस्तान से संबंध पहले जैसे नहीं रह सकते। पाकिस्तान दोषियों पर कार्रवाई करे, पाकिस्तान को अपनी गलती माननी चाहिए, हालात को समझना चाहिए। आखिरकार इस मसले पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीमा पर हुई बर्बर जो रवैया रहा था पाकिस्तान का, उस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि अपनी गलती स्वीकार करे पाकिस्तान। लेकिन बड़ा सवाल यही इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी क्या बहुत देर से तोड़ी है। इसके साथ ही बड़ा सवाल सरकार पर भी है, क्योंकि अलग अलग बोल दिख रहे हैं सरकार के अंदर से। आपको याद होगा इससे पहले सलमान खुर्शीद ने जिन शब्दों में पाकिस्तान की हरकत की निंदा की थी, उसमें काफी डिप्लोमेसी झलकती थी और काफी नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। लेकिन आर्मी चीफ और उसके बाद लगातार आर्मी की तरफ से जो बयान आते रहे हैं, वो बल्कि प्रधानमंत्री के बयान से मिलते जुलते नजर आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। हालात पहले जैसे नहीं हो सकते, पाकिस्तान हालात को समझे। हमारे साथ कई लोग इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कभी नरम कभी गरम सरकार का रुख कुछ ऐसा ही रहा है इस मुद्दे पर। बीते दिन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने की वकालत कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री खुद सामने आए और देश को सरकार के कड़े तेवर का एहसास कराया। हम आपको सुनाते हैं दोनों के ही बोल, जिससे आप समझ पाएंगे कि बीते दिन विदेश मंत्री का क्या रुख था और क्या कहा प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले सुनाते हैं आपको सलमान खुर्शीद, भारत सरकार, विदेश मंत्री क्या कह रहे थे बीते दिन। Decision about how we proceed, at what pace, in what manner, etc., is obviously a decision that is taken by the government. We are of the view that enormous investment has been made in the peace process. And when you make an enormous investment in a peace process, you don't do it just because it sounds good. You do it because there is objective and practical need for peace, because the cost of not having peace is much greater than the cost of investing in peace. And therefore, we are today still committed, and we are trying the best that we can do to ensure that peace is not derailed. ये तो आपने बात सुनी किस तरह से विदेश मंत्री ने बीते दिन कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कड़े बोल बोले हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, वो भी देखिए। सीमा पर जवानों की हत्या बर्बर करतूत है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से रिश्ते पहले जैसे नहीं रह सकते, ये पाकिस्तान को समझना होगा। दोषियों पर पाकिस्तान कार्रवाई करे, ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने। पाकिस्तान अपनी गलती को स्वीकार करे, ये कहना था प्रधानमंत्री का। और हालात को समझे पाकिस्तान, विकल्पों पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। ये बात समझी जा सकती है किस तरह के विकल्प हिंदुस्तान के सामने हैं या सेना के सामने हैं, उस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं हो सकती। हमारे साथ कई लोग इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर सौरभ शुक्ला मेल टुडे के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अजय कुमार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शमशेर हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शमशेर का रुख करते हुए, शमशेर, जिन शब्दों का इंतजार शायद देश कर रहा था, आज आखिरकार प्रधानमंत्री ने वो शब्द कहे। जी सही कहा अंजना आपने, ये इंतजार पूरे देश को था। और जब कल आर्मी चीफ ने जिस तरह से बातें की थी, जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से कहें कि चेतावनी दी थी, उसके बाद सब चीज ठीक था। लेकिन सलमान खुर्शीद के जब शाम में बयान आए थे विदेश मंत्री के, तो लगा था कि सरकार की सोच कुछ और है, आर्मी अपनी जगह है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह बड़े ही कठोर लहजे में कहा, और जब हमने सबसे अहम बात मैं बताऊं अंजना, मैं दोनों ही जगह था। मैंने आर्मी चीफ से जब पूछा था कि ऑप्शंस क्या है, तो उन्होंने कहा था कि लड़ाई की बात, युद्ध की बात तो सरकार तय करेगी, लेकिन जो लोकल लेवल पे है वो हम तय करेंगे। और आज प्रधानमंत्री से यही सवाल फिर मैंने ही पूछा कि ऑप्शंस क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि पब्लिकली ऑप्शंस
डिस्कस हम नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यह ऑप्शन डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से बर्बरता का परिचय दिया है, ऐसे में संबंध नॉर्मल रहे, सामान्य रहे, तमाम चीजें सामान्य ढंग से चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए अपनी गलती का। लगातार हमने ये पूछा कि पाकिस्तान बार बार वो कह रहा है कि झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान एक तरह से हम जो कह रहे हैं उसे वो झुठला रहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए और प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को कम से कम सच बोलना चाहिए और उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। पहली बार अंजना इस तरह से प्रधानमंत्री ने बेहद ही कठोर लहजे में संदेश दिया है, पाकिस्तान को कहा है, और वो भी उस समय जब तमाम मंत्रिमंडल के लोग, सोनिया गांधी, राष्ट्रपति से लेके पूरी मंत्रिमंडल, तीनों सेना के चीफ, एनएसए सब मौजूद थे वहां पे। तो इसका मायने काफी बड़े निकलते हैं, बेहद ही अहम है अंजना। बिल्कुल, लेकिन सौरभ इसके साथ ही पहली बार उन्होंने जरूर इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन बहुत देर से कहा है। बड़ी तस्वीर समझने की कोशिश करें तो आर्मी की तरफ से सख्त लहजे में सब कुछ कहना, और आज पीएम का कैसे देखें देश और पाकिस्तान? अंजना, ये एक सोची समझी रणनीति का के हिसाब से प्रधानमंत्री ने कहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की कहानी ये है कि कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उन्होंने बहुत कठोर स्वर में प्रधानमंत्री और उनके जो सीनियर नेशनल सिक्योरिटी के उनके एडवाइजर्स हैं उनसे बातचीत की है। उनको कहा गया है कि आप देखिए कि भारत में जिस तरह का एक रोष जो है इस घटना के बाद पूरा बन रहा है, एक पूरा माहौल बन रहा है, भारत को इसके खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए। यही कारण है कि आप देखिए एक यूटर्न जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी में आया है, क्योंकि उसका कारण यही है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी, अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों में जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बिल्कुल अलग से आ रहे थे। सरकार के बयान दूसरे थे, कांग्रेस पार्टी के दूसरे थे। क्लियरली एक मत, जो बड़ा मत यह है कि पाकिस्तान को एक जवाब दिया जाए, और यही जो भारत के लोग हैं वो चाहते हैं। इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के तय करके प्रधानमंत्री का बयान आया है। और आगे आप देखेंगे कुछ जो है, एक तो डायलॉग प्रोसेस जो है उसको आप एक ठंडे बस्ते में रखा जाएगा, और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इकोनॉमिक मेजर्स जो है वो भी किया जाएंगे, और आर्मी जो मिलिट्री हॉकी प्लेयर्स को वापस भेजने का भी फैसला उसी से जोड़कर देखते हैं। देखिए बहुत सारे एक मल्टीपल ऑप्शंस जो है सरकार वो सोच रही है, और वही प्रधानमंत्री क्लियरली वो बताना नहीं चाहते थे, पर एक मल्टीपल ऑप्शंस हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं जो भारत सरकार इस समय उस पर सोच विचार कर रही है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन अजय उस बड़े सवाल का क्या, ये सरकार में क्या आपस में ही डिस्कनेक्ट है? विदेश मंत्री और लगातार अभी तक जितने भी बोल आ रहे थे बड़े नपे तुले और सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो लहजा तरीका बिल्कुल अलग होता है। अंजना, अगर इस पूरे मामले को हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें, आज आप देखें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहां पर यह बयान देते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यह बयान देते हैं जब आपके आर्मी डे के दिन एट होम हो रहा है, और वो भी सेना अध्यक्ष के घर पर। वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं, कैबिनेट के तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। कल ही आपके सेना अध्यक्ष एक ऐसा कड़ा रुख इख्तियार करते हैं जो कि सरकार के मैंडेट के बिना कोई भी सेना अध्यक्ष कम से कम भारत में नहीं इख्तियार कर सकता। ऐसे में एक तरफ वो बात सामने आती है, और दूसरी तरफ विदेश मंत्री कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने में। उनके साथ एक डिस्कनेक्ट की बात सामने आती है, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, जो एक क्रिटिसिज्म सामने आना शुरू हो गया, सरकार की भत्सना होने लगी, और कहीं ना कहीं ये मैसेज जाने लगा कि सरकार कमजोर पड़ रही है, पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट सरकार जा रही है। और हाल फिलहाल के तमाम वाक्यों को अगर आप देखें, चाहे वो गैंग रेप का वाकया हो या उसके पहले भी जो एक पब्लिक सर्ज आती हुई दिखाई दी है, उसमें सरकार कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट से अपने आप को नहीं जोड़ पाई है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो अभी सौरभ हमें बता रहे थे कि एक कहीं ना कहीं कांग्रेस ने संदेश भी देने की कोशिश की है सरकार को कि आपको एक सरकार को पब्लिक सेंटिमेंट से जोड़कर रहना चाहिए, यही कोशिश अब सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सही वक्त चुनकर अपनी सरकार की राय को सामने रखा है। विदेश मंत्री के बयान को अब दरअसल प्रधानमंत्री के बयान के बाद आप एक एबरेशन के तौर पर मानेंगे और एक तरह से उसे आप भूल जाएंगे, लेकिन हां, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा यूपीए सरकार पाकिस्तान को लेकर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही। लेकिन सौरभ, यही सवाल मेरा भी है, क्योंकि वीजा एग्रीमेंट या जितने भी, क्योंकि इतने दिनों से जैसे ही ये विभत्स एक तरह से कांड जो पाकिस्तान की सेना ने किया, उसके बाद जितनी भी टीवी डिबेट्स हुए, जितने भी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि आए, उनसे आप पूछे, वो कहते थे नहीं, जो भी एग्रीमेंट है, राशिद अलवी, तमाम लोगों की बातचीत आज तक सही है, जिन्होंने कहा नहीं, जितने एग्रीमेंट्स है वो उसी तरह से ऑनर होंगे, जो कामकाज जैसे चल रहा वैसे ही होगा। तो क्या ये अचानक कुछ यू टर्न का मामला भी है?
जो सरकार ने लिया है इस मुद्दे पर, पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए और आर्मी के सेंटिमेंट्स को देखते हुए? बिल्कुल अंजना, देखिए जो डिप्लोमेसी है वो वैसे भी जो एक है, आप पब्लिक सेंटिमेंट्स को डिप्लोमेसी से परे नहीं रख सकते। पब्लिक सेंटिमेंट्स अगर डिप्लोमेटिक अप्रोच को सपोर्ट करेंगे तभी वो डिप्लोमेटिक अप्रोच वो एक सही मानी जाएगी। इसीलिए सरकार को ये लगा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी इतनी ज्यादा भर्त्सना हुई है और देश में पूरा एक रोष है कि क्यों ऐसा है कि भारत पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं कर पाता है, क्यों ऐसा है कि बार बार पाकिस्तान आश्वासन के बावजूद अपना उस आश्वासन से हट जाता है। तो इसी सब को देखकर इसलिए पार्टी ने एक दबाव बनाया है। और अगर आप देखिए प्रधानमंत्री ने जो एक जगह चुनी है वो इसीलिए चुनी है कि एक मैसेज जाए। ये सब एक सोची समझी। लेकिन सौरभ, ऐसा भी तो कहा जा सकता है, मैं आपको बीच में रोक रही हूं, कि जब बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है, जब बहुत ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट्स का उबाल एक तरह से, जैसा हमने एफडीआई पर देखा प्रधानमंत्री देर से आए, जैसा हमने दिल्ली गैंग रेप के मामले में देखा वो देर से आए, तो ये मौका था इसलिए उन्होंने इस तरह से कहा। लेकिन सवाल तो ये है कि आप चूक जाते हैं हर बार, क्योंकि अगर इंस्टेंट स्टेप्स लिया जाए, जैसे जी पार्थसारथी और तमाम ऐसे डिप्लोमेट कह रहे थे कि आप अपने उच्चायुक्त को एक दिन के लिए तो बुलाते, एक सख्त संदेश तो पाकिस्तान को देते, आप उस वक्त खड़े होकर कहते अपने आर्मी चीफ से एक बैठक ही कर लेते औपचारिक रूप से, जिससे एक सख्त संदेश पाकिस्तान को जाता। तो तब आप चूक जाते हैं, जब जबरदस्त उबाल देश के अंदर बनता है तब आप बात कहते हैं। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए दबाव बनाने की, उसमें आप चूक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमने मेल टुडे में यही चेताया है प्रधानमंत्री को कि पहला चीज आपको करना चाहिए था कि आप राष्ट्रपति जरदारी जो आपके मेहमान थे, उनको आप भोज खिला रहे थे 5-6 महीने पहले, उनको फोन करके कहना चाहिए था। ये जो एक लीडर है वो पहला स्टेप यही रहता है कि आप इस तरह का जब घटना होती है तो आपको लीडरशिप का पहला ये जो महत्व यही होता है कि आप उनको फोन करके कहें कि ये सब चीजें भारत सरकार टॉलरेट नहीं करेगी, ये आपत्तिजनक है और आप दोषियों को सजा दें। तो ये सब नहीं किया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये एक लेट जिसे कहते हैं कि लेट रिस्पॉन्स है, पर जिसे कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। तो कम से कम ये है कि हम ये सोच सकते हैं कि कम से कम भारत सरकार अब दबाव बना के रहेगी पाकिस्तान पर, और पब्लिक जो सेंटिमेंट है और पब्लिक मूड है इस ये बातचीत और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस उस पर अमल किया जाएगा। बड़ी खबर, आखिरकार पाकिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच हेडलाइंस टुडे के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, सबसे बड़ी बात, चुप्पी तोड़ी, देर से तोड़ी, सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन बात इसकी भी हो रही है कि सरकार में एक डिस्कनेक्ट देखा गया। विदेश मंत्री बीते दिन कुछ और कहते हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री बोले तो सख्त तेवर के साथ। यहाँ पे आर्मी चीफ के घर पे आर्मी डे पर एट होम चल रहा था, तो मेरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में ये बताया है हमें कि जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह का बर्ताव पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने किया वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं। आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, इस वजह से क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री ने ही तय की थी पाकिस्तान के साथ रिश्ते किस तरह से होंगे, ये प्रधानमंत्री ही डायरेक्ट कर रहे थे। लेकिन कल देर रात में एक मुलाकात हुई जिसके बारे में हमें पता चला है, जिसमें तमाम तीनों सेना के अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जितना सिक्योरिटी सेटअप है इंडिया का, वो तमाम आला अधिकारी थे। इनमें बातचीत हुई, सेना ने अपने इनपुट्स दिए, सेना अध्यक्ष ने प्रेजेंटेशन की, उसने बताया प्रधानमंत्री को और एनएसए को किस तरीके से लगातार वायलेशंस हो रहे हैं और किस तरीके से हमारे जो सेनानी हैं जो कि एलओसी पे डिप्लॉयड है उनका मोरल डाउन हो रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सेना उन पे हमला कर रही है और इन्हें हमला करने की इजाजत नहीं दी जा रही। कहीं ना कहीं इसके बाद जो भारत की स्ट्रेटेजी है उसको रिकैलिब्रेट किया गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शांति हो, लेकिन ये भारत की सेना के मोरल को सैक्रिफाइस हम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वहां से, और जब यहाँ पे वो आए आर्मी डे में, अभी हम सेना अध्यक्ष के ही घर पे हैं, तो उनको पहले ब्रीफ किया गया पीएमओ के अधिकारियों द्वारा, उसके बाद उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद से। उसके फौरन बाद वो आए, उन्हें मालूम था कि वहां पे पत्रकार खड़े हैं, वो सीधे हमारी तरफ आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी बात रखी, उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने 2-3 चीजें कही जो कि बहुत अहम है। कुछ देर में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय एक स्टेटमेंट देने वाला है। उन्होंने कहा कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता और इसके बाद जो ट्रेड टाइज हैं उनको इम्पैक्ट किया जाएगा। मिलिट्री रिस्पॉन्स इंडिया नहीं चाहता, वो चाहता है कि पाकिस्तान को संदेश जाए किस तरह का बर्ताव हमें मंजूर नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल कंवल, मैनेजिंग एडिटर, हेडलाइंस टुडे दे रहे थे जानकारी। प्रधानमंत्री ने एट होम में ये तमाम बातें कही हैं, बेहद महत्वपूर्ण देश के नजरिए से ये बातें, क्योंकि ये वही शब्द है जो शायद देश भी इस वक्त सुनना चाहता था, हमारी आर्मी सुनना चाहती थी। लेकिन बड़ा सवाल सरकार के उस रुख पर भी है, क्योंकि पहले ये रवैया नहीं था जब ये मुद्दा आया था सामने। क्या एक यू टर्न के रूप में इसे देखा जा सकता है? क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि आज क्या हुआ है। बुजुर्गों के लिए सरहद पर वीजा पर
रोक लगी है। एक के बाद एक ऐसे कदम जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अब और सख्त हो रहा है। सेना प्रमुख विक्रम सिंह ने ही देश की सुरक्षा की गारंटी दी। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की जगह मुंबई से बदलने की मांग। उसके बाद IHL इंडियन हॉकी लीग में भी हॉकी खिलाड़ियों को वापस भेजने का फैसला। ये कुछ ऐसे अहम कदम है जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का रुख अब पाकिस्तान को लेकर सख्त हो रहा है। प्रधानमंत्री का बयान, पाकिस्तान से पहले जैसे रिश्ते अब मुमकिन नहीं है, नए सिरे से सोचना होगा, पाकिस्तान को समझना होगा, पाकिस्तान को अपने आप को बदलना होगा। भारत पाक सीमा पर अभी क्या हालात है, क्या पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आएगा? तमाम मसलों पर KT पटनायक से बात की आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार ने। कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक हमारे साथ है कि बॉर्डर टेंशन के बाद पटनायक साहब क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान साइड से कितने मिलिटेंट है यहाँ आने की कोशिश में है और कितना बॉर्डर टेंशन कितना है और कल फ्लैग मीटिंग हुई उसके बाद क्या सिचुएशन है? बॉर्डर की स्थिति थोड़ी टेंस जरूर है क्योंकि जो वाकये पिछले कुछ दिनों में हुए हैं उसकी वजह से टेंशन है। कल हमने जो है बॉर्डर मीटिंग की थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमने जो भी तकरार की वो सब उन्होंने इनकार कर दिया और हमने उनको बड़े साफ शब्दों में लफ्जों में बताया कि जो वो सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं और सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर आप इसके ऊपर रोकथाम नहीं लगाएंगे तो हम और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। जनरल साहब, पाकिस्तान साइड कंसंट्रेशन काफी है, जिस तरह से इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, कितने मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स में हो गया और उनकी क्या कोशिश है, कब तक वो ट्राई कर रहे हैं? देखिए, जैसे आप जानते हैं तकरीबन 43 ट्रेनिंग कैंप्स उनके जो है एक्टिव हैं पाकिस्तान और POK में और मैं समझता हूं कि 2500 से ज्यादा वहां पर टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए मौजूद होंगे जो हर साल आते हैं, ट्रेनिंग होती है उनकी और इन ट्रेनिंग कैंप से चुने हुए लोगों को लॉन्च पैड के ऊपर लाया जाता है। तो जैसी हमारी खबर है 300 से 400 कम से कम टेररिस्ट जो है लॉन्च पैड्स में होंगे इस वक्त। इनकी तादाद जो आखिरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सख्त तेवर अपनाए हैं। हमारे साथ पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के KC सिंह साहब भी इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सिंह साहब से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी ने किस तरह से सख्त तेवर अपनाए हैं। यशवंत सिन्हा क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान के साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता है, कैसे देखते हैं बयान को? 7-8 दिनों के बाद ये बयान हाँ देर आए दुरुस्त है। कम से कम बोला तो प्रधानमंत्री ने, क्योंकि पूरे देश में इस बात की शिकायत हो रही थी कि प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं और खास करके उस परिस्थिति में जब सेना के अध्यक्ष का बयान कुछ और आ रहा था और विदेश मंत्री का बयान कुछ और आ रहा था। तो प्रधानमंत्री ने बोला है, इस बात का संतोष है कि उन्होंने फाइनली बोला और मुझे ज्यादा खुशी होती अगर वो क्योंकि उन्होंने ये भी मांग की है कि पाकिस्तान उन फौजियों को दंडित करे जिन्होंने इस तरह का जघन्य अपराध किया है। वो अगर कोई समय सीमा तय कर देते और कहते 2 दिन में करे, 4 दिन में करे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा कि उसके बाद भारत क्या करेगा, क्योंकि इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर पाकिस्तान की सही प्रतिक्रिया नहीं होती है तो प्रधानमंत्री को जो भी उनका प्लान B है उसको अमल में लाना चाहिए। प्लान B को अमल में क्यों नहीं लाती सरकार, ये कहना है बीजेपी का। इसके साथ ही पाकिस्तान के मुद्दे पर सवालों में कटघरे में खड़े करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यशवंत सिन्हा। हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इधर प्रधानमंत्री के सख्त तेवर जरूर पाकिस्तान पर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद भी एक सियासी संकट से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के ये आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ 24 घंटे में गिरफ्तार हो। क्या हो सकता है पाकिस्तान का, क्या हो सकता है उसका हिंदुस्तान पर असर? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुस्तान के नजरिए से अगर ये खबर बहुत बड़ी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आखिरकार पाकिस्तान के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, तो पाकिस्तान के नजरिए से सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि वो खुद एक सियासी संकट से गुजर रहा है। सियासी संकट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की बात कही है और इसके फौरन बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने PPK के नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे कई सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन
थोड़ी ही देर में अब से कराची में ये बैठक होगी, बेहद अहम ये बैठक, क्योंकि जरदारी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ये बैठक बुलाई है। कराची में ये इमरजेंसी मीटिंग होनी है। इस बात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी हो, उसके मद्देनजर जाहिर तौर पर यह आपात बैठक बुलाई गई है। पाक पीएम की गिरफ्तारी के आदेश के बाद इस बैठक से क्या कुछ निकलता है या फिर किस तरह की बातें इसकी होती हैं, ये बेहद अहम रहेंगी। तो पाकिस्तान में सियासी हालात पर यह मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं पाकिस्तान के, उस पर यह बैठक बुलाई गई है। अब आपका परिचय उन सभी मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि उससे भी पहले हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की दो तस्वीरें जो बयां करती हैं उस सियासी संकट को जिससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। सबसे पहली तस्वीर है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के ये कहा है कि राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हो। दूसरी तरफ जो मौलाना कादरी ने आज बड़ी रैली की है और ये मांग की है कि जल्द से जल्द नेशनल असेंबली भंग की जाए और इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी बर्खास्त करने की जो मांग है, जिसमें लाखों में समर्थक उनके जुटे आज इस्लामाबाद में, ये परेशानी का सबब पाकिस्तान के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस सियासी संकट पाकिस्तान में इन दिनों बना है, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, उसके मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि वहां की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। एक तो पाक सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि प्रधानमंत्री गिरफ्तार किए जाए, वो भी 24 घंटे के अंदर। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में आज मौलाना कादरी ने जो मार्च किया उसमें लाखों की संख्या में उनके समर्थकों का जमावड़ा रहा। नेशनल असेंबली भंग हो ये मांग और इसके साथ ही जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, जो राज्य सरकारें हैं, उन्हें बर्खास्त करने की मांग आज रखी मौलाना कादरी ने इस रैली में। कई मेहमान हमारे साथ पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। शशांक साहब हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव स्टूडियो में मौजूद हैं। केसी सिंह साहब पूर्व सचिव हमारे साथ विदेश मंत्रालय के लगातार बने हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी अजय कुमार, सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शशांक साहब आपके पास आते हुए, पाकिस्तान जिस सियासी संकट से गुजरता हुआ दिख रहा है, क्या होगा? सीधे तौर पर देखें तो ये एक वो करप्शन को लेके एक ऐसा साइकिल चल रहा है वहां पर जो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, लेकिन रह रहकर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस बनती दिखती है। शशांक, आपने सही फरमाया। पाकिस्तान में जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई गई थी, तो एक स्पेशल ऑर्डर इशू करा गया था परवेज मुशर्रफ का, लेकिन अब परवेज मुशर्रफ साहब के खुद के गिरफ्तारी के वारंट इशू हो चुके हैं, इंटरनेशनल वारंट। और उसके बाद में हर प्रधानमंत्री से यही कहा जाता रहा है, क्योंकि पुराने ऑर्डर जो भी थे वो सब खत्म, कैंसिल हो गए, नल एंड वॉइड हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर करप्शन चार्जेस हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसका कोई भी पद लेना वो मुनासिब नहीं है। तो ये सब बातें देखते हुए ऐसा लगता है कि जहां एक तरफ जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है, जो अच्छी बात है एक तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ यह भी लगता है कि ये इस समय, खास करके ऐसे समय में जबकि पाकिस्तान आर्मी अपना ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन लेना चाह रही है vis-a-vis दी पॉलिटिकल पार्टीज, तो हमको लगता है कि पाकिस्तान में जो है थोड़ी सी अस्थिरता बनती जा रही है। ये आपने अभी कादरी साहब का जो जिक्र किया है, उनके लाखों लोग जो अनुयायी आए हैं साथ में, तो कादरी साहब भी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से कि आर्मी ओरिएंटेड टाइप की कोई आर्मी बैक्ड कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बने और उसके मातहत इलेक्शंस हो। तो यानी कि एक तरीके से इशारा इमरान खान की तरफ है। अब मैं नवाज शरीफ साहब को ज्यादा वो कहते हैं कि वो ज्यादा नजदीक है उनके, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आर्मी ने जिस तरीके से आतंकवादी गुटों को और एक्सट्रीम एलिमेंट्स को अपने साथ में लेकर चले हैं, इमरान खान साहब भी उन्हीं को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा कंपटीशन है। आर्मी शायद नहीं चाहेगी कि वो सबके सब जो उनके कंट्रोल में एसेट्स हैं वो इमरान खान साहब के हाथ में चले जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा अभी मैं सोचता हूं कि अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी जो है एक नया रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहती है पाकिस्तान में। और जो भी इस तरह के हालात बन रहे हैं, जैसे भारत के बारे में हुआ है अभी, या अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स या नेटो ट्रूप्स हटने वाले हैं, तो इसमें सब में पाकिस्तान के मसला इंटरनली ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट वहां चाहते हैं वो।
ये सवाल सीधे केसी सिंह साहब के पास लिए चलते हैं। केसी सिंह साहब, आपके अनुभव के नजरिए बड़ी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। वहां की सरकार किस हालत में है वो तो देख रहे हैं हम लंबे अरसे से, लेकिन इफ्तिकार चौधरी किस तरह से कोर्ट का रुख रहा है वो भी एक लंबे वक्त से रहा है, सरकार को लेकर जो सख्ती उनकी रही है, सेना अपने आप को जिस तरह से असर्ट कर रही है, जिस तरह से हैंड इन ग्लव्स आतंकियों के साथ लगातार भारत आरोप लगाता रहा है, इस त्रिकोणीय लड़ाई के बीच में हिंदुस्तान किस तरह से इन गतिविधियों को देखे? अब सोचने वाली बात यही है कि पिछले एक हफ्ते के हमारे जैसे जो कमेंटेटर्स थे अपना सिर पीट रहे हैं स्टूडियोज में जाके कि भारत सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए। जब 7 दिन निकल गए और पाकिस्तान की सरकार अब लड़खड़ाती नजर आई तो उस टाइम प्रधानमंत्री ने अपना बयान दे दिया। अब यह बयान 7 दिन क्यों लगे? क्योंकि ये तो नजर आते बहुत समय हो गया था कि ये सरकार कुछ दिन की, चंद दिनों की मेहमान है। और जो पाकिस्तान की फौज ने 8 तारीख को जो हादसा कश्मीर में किया वो कोई स्टैंड अलोन हादसा नहीं था, वो साजिश का एक हिस्सा था जिसमें पाकिस्तानी फौज अब अपना एक नया रुख अपनाने लगी थी। जो अफगानिस्तान में होने जा रहा है, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ वो कोई सुलह करना चाहते हैं, जो अपनी इंटरनल लड़ाई है उसको छोड़ के कहीं और वो लगना चाहते हैं, ये एक आधी चीज नहीं है। कादरी साहब अभी उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ा नहीं है, वो अपने लोगों को लेके सारा दिन भाषण दिया और उन्होंने ये अनाउंस किया कि और लोग आ जाएं ताकि कल को इससे भी दुगने हो। तो ये क्राइसिस तो बहुत बढ़ने वाला है और मेरे को नहीं लगता ये सरकार रुक सकेगी। और उधर चीफ जस्टिस और पीपीपी की तो पुरानी लड़ाई है और उसमें अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी कूद गए। एक प्रधानमंत्री तो पहले शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान के और ये दूसरे प्रधानमंत्री आज शहीद हो गए, तो इसके बाद अब तीसरे प्रधानमंत्री कहां से लगेंगे? पाकिस्तान के मद्देनजर क्या दिख रहा है आगे? केसी सिंह साहब क्या होता हुआ दिख रहा है? गिलानी साहब की एक वक्त पर बलि चढ़ी इस मुद्दे पर, लेकिन सब जानते थे कि जो करप्शन केसेस खुलवाने की बात है जरदारी के खिलाफ वो कोई भी पीएम जो वहां का है वो नहीं करेगा। अब अलग से करप्शन चार्जेस पर इस प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आगे क्या होता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान में? अब कितने पीएम ऑप्शन? ये मेरे ख्याल इसमें हमें इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। ये प्रधानमंत्री चले जाएंगे, किसी और को भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल लगने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि इनका वैसे ही 2-3 महीने बचे थे। पाकिस्तान में हमारे तरह नहीं है, इलेक्शन से पहले इंटरिम गवर्नमेंट वैसे ही बनती है, जो सरकार बनी होती है उसके नीचे इलेक्शन नहीं होती। झगड़ा सिर्फ ये हो रहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट की शक्ल क्या हो। इसमें पीएमएलएन, नवाज शरीफ और पीपीपी जरदारी साहब आपस में तय कर रहे थे कि कोई एक ऐसा आदमी उस सरकार को लीड करे जो दोनों को मंजूर हो। अब ये चीज उनके हाथ से निकल गई है। अब ऐसा आदमी आएगा जिसको मौलाना साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फौज का उसमें उनके ऊपर हाथ होना चाहिए। तो ये तो कोई ऐसा आदमी सिंह साहब आपको मैं रोक रही हूँ जी, सिंह साहब मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से रहमान मलिक की बातचीत आ रही है, वो कुछ कह रहे हैं आर्थिक सुरक्षा सलाहकार। ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो राइट टू बी दी ऐसे से भी कोई बात, मेरी बात रोज होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बारे में क्यों बात करूंगा? दिस इज माई प्रेरोगेटिव, व्हाई शुड आई गिव माई प्रेरोगेटिव टू एनीबॉडी? और इसलिए अगर मुझे शक भी हुआ तो आई कैन टेल दी डीजीआईएसआई कि ये मेरा शक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले मुझे बताएं कि जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब यहां से रिजाइन करके गए थे तो क्या उन्होंने आईएसआई पे कहने पे किया था? क्या जब वो अपनी ख्वाब बताते हैं कि चलते चलते रुक जाते हैं, खड़े हो या रसूलुल्लाह की सवारी आ रही है, तो क्या वो आईएसआई से पूछ रहे हैं? भाई इतनी सारी चीजें हैं इसमें, प्रेस में, यूट्यूब में, तो सारी चीज एक जेनरिक नेम इंडिया की तरह ना करें कि जो काम होता है वो ऐसा ही नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तारुल जो है ना, अपने डॉक्टर तारुल कादरी साहब, वो हर चीज के माहिर हैं। जब वो तकरीर कर रहे होते हैं तो मैं एनालाइज करता हूं और मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, इसमें मैं किताब लिख सकता हूं, मैंने भी थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ी है। तो बहरहाल मैं उम्मीद रखता हूं कि सच का दामन ना छोड़ें, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, दोहरी शख्सियत और नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जब कभी टाइम आएगा तो मैं उनके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मैं आलम नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा मजहबी बंदा नहीं हूं कि मुझे हर चीज मुझे याद है, लेकिन एक मुझे याद है कि मेरा एक अल्लाह, एक मेरा रसूल है और किसी के दिल को नहीं दिखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आज तक मैंने हर चीज जो कही है वो साबित हुई है। लिहाजा कभी मौका मिला तो मैं उनके साथ शायद दुनियावी और वो चीजें जो मैंने पढ़ी हैं और जो मैं जानता हूं कि ख्वाब में बहुत सी ख्वाबें होती हैं, ख्वाबों की ताबीर भी होती है, लेकिन वो ख्वाबें जिस तरह बताते हैं
नाउजुबिल्ला, मैं उन ख्वाबों पे, उनकी बातों पे यकीन रखता हूं। मुझे इस वक्त पाकिस्तान के हंड्रेड्स ऑफ जो मौलवी हैं, जो मौलाना साहब हैं, आलम हैं, यहां तक कि वो लोग जो बड़ा नाम रखते हैं, उन्हें कहा मलिक साहब हमें बुलाएं। जैसे आपने एक दफा जब फाटा में बहुत कत्लो गारत थी तो आपने एक बड़ी मीटिंग करके एक फतवा दिलाया था। हम भी एक फतवा देना चाहते हैं, लेकिन मैं रिलीजियस स्ट्राइफ और डिवाइड पैदा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही कहूंगा, देखें आप आए हुए हैं, आपने अपना मकसद हल कर दिया, तो मैं ये समझता हूं कोई किसी इलाके में कभी किसी का रोप पड़ जाए ना, पुलिस वाले बहुत चीजें जानते हैं, तो उस इलाके का जो रोपदार, नाम नहीं लूंगा, जब रोप पड़ जाता है तो वो किसी को जाके हाथ नहीं डालता दोबारा, वो ये कहता है याद कर लो मैंने फलां काम किया था। तो इन्होंने एक लाहौर में कर दिया था, बड़ा जलसा था। अब सारे लोग देख रहे हैं ये 20,000 से या 25,000 से ज्यादा नहीं है, और दुनिया को कह रहे हैं कि 1 मिलियन। वज़ीर दाखिला कहते हैं। तो YouTube के अपने ज्ञान का जिक्र करते हुए आंतरिक सुरक्षा मंत्री पाकिस्तान के, और इसके साथ ही कहते हुए कि साइकोलॉजी भी समझते हैं, उनका ये कहना है कि कादरी साहब की जो ये रैली हुई है इसमें कुछ हजार लोग ही आए थे, उसे बहुत बड़ा खतरा वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना बड़ा तो खतरा है जिसकी वजह से सामने आकर उन्हें बातचीत मीडिया से करनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि एक बातचीत को भी वो तैयार है कादरी साहब से अगर इसका वक्त आए तो। पाकिस्तान और पाकिस्तान पर पैदा हुए सियासी संकट की बातचीत हम कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान सरकार पर भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप लगे हैं। अभी पिछले महीने एजेंडा आज तक में शिरकत करने आए तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला था। मैंने की थी उनसे खास मुलाकात। इमरान ने जरदारी की सरकार को अब तक का सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया था। सुनिए। आप अपनी पूरी राजनीति जरदारी, करप्शन, भ्रष्टाचार इस सब के खिलाफ खड़े कर रहे हैं। जरदारी कहते हैं कि राजनीतिक मामले हैं और मुझे टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही प्रधानमंत्री को कंटेम्प्ट के लिए नोटिस दिया जाता है, अगले दिन वो पार्लियामेंट में दिखा देते हैं ट्रस्ट वोट के जरिए। तो क्या अपने आप को आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ये चुनी हुई सरकार जो पार्लियामेंट में अपने आप को दिखा देती है ट्रस्ट वोट के जरिए, उसके खिलाफ आपकी पूरी लड़ाई है? देखिए, एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है क्लेप्टोक्रेसी, यानी कि जमहूरियत के नाम पर मुल्क को लूट रहा, और एक होती है कैकिस्टोक्रेसी जो आज पाकिस्तान में है, नाहिल और करप्ट लोगों की हुकूमत। हमारी मुल्क की बदकिस्मती यह है कि एक ऐसा गैर आईनी, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जो अमेरिकन ने जनरल मुशर्रफ के साथ ब्रोकर किया, जिसकी वजह से करप्ट लोगों के अरबों रुपए के करप्शन के केसेस भी माफ हो गए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे दी गई। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। एनआरओ, और एनआरओ के ऊपर ये सारी गवर्नमेंट आके बैठ गई, और ऊपर से तो कह रहे हैं कि उन दिनों, इमरान साहब आप कह रहे हैं कि उन दिनों पाकिस्तान वाकई अमेरिका के हाथ में एक पपेट की तरह इस्तेमाल हुआ है? नहीं, पपेट तो अब भी है। देखिए, ये है न्यू कॉलोनियलिज्म। एक थी कॉलोनियलिज्म के खुद हुकूमत करते थे, एक है न्यू कॉलोनियलिज्म के अपने पुतलों को बैठा के उनके जरिए मुल्क को गुलाम बना देते हैं। ये आसिफ जरदारी अमेरिकनों का पुतला है। उन्होंने ही इसको एनआरओ दिलवाया, जिसके करप्शन के केसेस माफ करवाए, और उन्होंने ही इसकी बैकिंग की, और इसने उनकी जंग लड़ी जिसमें हमारा अब तक 50,000 लोग मर चुके। शशांक साहब, आपका रिस्पांस उनकी इस बात पर, ऑप्शंस भी क्या है पाकिस्तान के सामने? नवाज शरीफ, जरदारी वहां नहीं सकते, इनसे आगे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अगर वो आएंगे तो अपना बीमा करा के वो पहुंचे यहां पर इस देश में। तो नवाज शरीफ और इमरान खान कहा जाता है कि इनकी बैकिंग है, और कई बार बहुत फंडामेंटलिस्ट बातें भी करते हैं इमरान खान अपनी इस इमेज से निकलने के लिए, और उनको बैकिंग भी उनकी कही जाती है। क्या ऑप्शंस? नहीं, पाकिस्तान में कोई ना कोई तो नेता इनमें से निकल सकता है, कोalition इनका बन सकता है, क्योंकि जो भी कोई नेता बनेगा, अभी भी आपने देखा हर बार पाकिस्तान सेना के सपोर्ट से कोई ना कोई नए नेता निकलकर बाहर आ गए हैं, और किसी न किसी तरह से स्टेबिलिटी जो है उसके लिए आवश्यक है कि पाकिस्तान सेना जरूर साथ में, उनके साथ में रहे। पिछले कुछ साल से ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान सेना जो है वो पीपीपी को बिल्कुल नहीं मान रही है, जुडिशरी भी नहीं मान रही है। तो एक तरीके से मैं कहता हूं कि थोड़ा सा डिस्टेबलाइजेशन सा प्रोसेस चल पड़ा था, और हम लोगों ने जो खास करके डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि पीपीपी के साथ में अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, उसकी वजह से ये हमको भी थोड़ा सा डैमेज हो गया। आपको बीच में रोक रही हूं, सीधे सुनाते हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में, तारुल कादरी की बात, कोई अपोजिशन पाकिस्तान में नहीं थी, मुकम्मल उनका था। और मैं फिर से ये कहता हूं कि हमें जो थोड़ी बहुत खबरें मिली हैं, किसी किस्म का तशद्दुद, कोई किसी किस्म का इनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
हमें जो खबरें मिली है कि सुबह टेयर गैसिंग या फायरिंग की गई है इनके ऊपर, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और हम हुकूमत को कहना चाहते हैं कि किसी किस्म की इनके खिलाफ फोर्स ना इस्तेमाल की जाए। अब मैं 7 डिमांड्स देने लगा हूं। आज हमारा इजलास हुआ है, हमने बड़ी डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस किया है, तो हम 7 आज डिमांड्स सामने पेश करते हैं इस हुकूमत के। सबसे पहले तो ये हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शंस का ऐलान करे, क्योंकि ना इनके पास अब मैंडेट रह गया है। अवाम इन्होंने देख लिया सड़कों पे जिस तरह निकली है। पाकिस्तानी कौम ने इनको 5 साल आजमा लिया है, हर तरह फेल हो चुके हैं। तो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पे एक इलेक्शंस की डेट दें। जो हमारी दूसरी डिमांड है वो ये कि एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई जाए, लेकिन मुकमुका वाली केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं चाहिए। जो मिलके दो ये पार्टीज जिन्होंने मिलके पाकिस्तान को तबाही के किनारे पे खड़ा किया है, ये दोनों मिलके इनकी केयरटेकर गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को मंजूर नहीं होगी। अब तक ये अंदर से मिले हुए हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं दोनों पार्टीज के लीडरशिप के ऊपर। एक करप्शन का केस इन्होंने एक दूसरे के ऊपर नहीं खोला। टीवी पे बात कर देते हैं, कोई डिमांड नहीं करता कि करप्शन के केसेस खोले जाएं, क्योंकि ये मुकमुका हुआ है। और अभी भी ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर जो मुकमुका होने जा रहा है, ये पाकिस्तानी कौम मंजूर नहीं करेगी। जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट ये कहती है कि केयरटेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल होनी चाहिए। तो ये जो दो पार्टीज ऑपोजिशन और ये जो मुकमुका की गवर्नमेंट असेंबली बनी हुई है, ये जब दो फैसला करेंगी, बाकी पार्टीज किधर जाएंगी? क्या ये दो पार्टीज एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट बना सकती है? नहीं बना सकती।